ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसमें बच्चों की समझ भी हमें देखनी है कि किस क्लास में बच्चों की समझ कितनी होगी। ठीक है ना। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकृति के बारे में क्या समझता है, ठीक है ना, भौतिक वस्तुओं के बारे में क्या समझता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह हमारे एनवायरमेंट या हमारे बीच में ही जुड़े होते हैं, एक घर में ही रहना है प्रारंभ में, तो वह भौतिक चीजों पे ज्यादा बिलीव करता है कि टेबल है, मेज है, कुर्सी है, इन सबको देखता है। अगर उससे कौन लकड़ी कहां से प्राप्त होती है, छोटे बच्चे से, वो कहता है टेबल से। क्योंकि लकड़ी के बारे में कॉन्सेप्ट वो टेबल जानता है, ये नहीं जानता है कि पेड़ होता है, सूखता है, काटते हैं, फिर उससे बनती है ना। समझ गए ना। तो घर के सोफा सेट, पलंग, बेड, इन सब से ही वह अपने अवधारणाओं को विकसित करता रहता है। लेकिन कुछ बड़ा होता है, विद्यालय जाने लगता है, आसपास पड़ोस में खेलता है, तो वह कहता है, अब पूछो लकड़ी कहां से प्राप्त होती है, तो वह कहता है पेड़ से होती है। अगर यहां पे आप पूछोगे अच्छा पेड़ कैसे प्राप्त कहां से होता है, तो वो कहता है बीज से होता है। बीज कहां है, कहां से आता है, तो कहता है दुकानदार देता है। अगर बीज कहां से बनता है, तो वो कहेगा बीज दुकानदार बनाता है, अभी वो प्रकृति पर निर्भर नहीं होता। उसकी कॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप हो रहे हैं। जब वह अपने दोस्तों के यहां जाना शुरू कर देता है, बड़ा हो जाता है, साइकिल चलाने वाला बच्चा, अब वो जानने लगता है कि यहां पहले खाली डला था, गर्मियों में बरसात आई तो यहां बहुत सारे बीज डले होंगे, वो उगे हैं, इससे पेड़ भी बन गया। धीरे धीरे चीजें समझा, तो अब वो क्या करता है, अब पूछो बेटा लकड़ी कहां से प्राप्त होती है, कहेगा पेड़ से। और पेड़ कहां से, बीजों से। बीज कहां से, फलों से। मतलब पहले भौतिकवादी होता है, भौतिक के बाद भौतिक प्लस प्रकृति, और लास्ट में पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हो पाता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाता है। बात समझ रहे ना। तो ये बालकों के सेकेंड जो यूनिट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि बालक में किस प्रकार से वह वातावरण को, अपने पर्यावरण को जानता है और उसकी समझ क्या क्या होती है। ठीक। तीसरा यूनिट क्या कहता है, क्यों करें, पढ़ाएं क्यों, राइट। पर्यावरण अध्ययन की हमें आवश्यकता क्यों है, हम काहे, वो तो जान रहा है ना, बच्चा जहां जन्म लिया है वो तो सब जानता है आसपास, क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो, आप बच्चा जिस पर्यावरण में होता है उसी के अनुरूप चीजों को सीखता है। आप कहेंगे कैसे, तो पर्यावरण है क्या, हमारे चारों ओर का आवरण, ये तो जान ही रहे ना। तो हमारे आसपास पड़ोस में आप क्या देखने को मिल रहा है, आप छत्तीसगढ़ के हैं, मैं यूपी से हूं, मैं यूपी में कहीं ऐसे जगह से हूं जहां पानी ना मिलता हो। आप यहाँ हैं, यहाँ खूब पानी पड़ता है, धान होता है, धान के अकॉर्डिंग ही आप क्या लगाते हो, धान बोते हो, धान काटते हो, धान के काटने के बाद आप त्योहार मनाते हो। हम अपने यहाँ गेहूं काटते हैं, गेहूं काट के त्योहार मनाते हैं। हम अपने त्योहार अलग तरीका से मनाते हैं, आप अपने अलग तरीका से मनाते हैं। आप चावल में प्राथमिकता रखते हैं, भाई चावल अगर ना मिले तो भूखा रहेगा पेट, कम से कम थोड़ा सा चावल तो चाहिए। और हमें ये है कि भाई अगर रोटी नहीं मिली तो आज हम भूखे सो जाएंगे। चावल हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, या हम उतना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं जितना आप करते हैं, तो दोनों में अंतर हो गया ना। तो बालक को पहली जिम्मेदारी होती है कि पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हो, तो उसका अर्थ है कि उसको आप नैतिक मूल्य सिखा रहे हो। अब नैतिक मूल्य क्या होते हैं, हमारी समझ समाज के प्रति, हमारे नियमों के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति, यही तो है मूल्य। हम कहते हैं आज के समय में, आधुनिक समय में मूल्यों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब ये मूल्य क्या है, मूल्य मतलब हमारी वो सारी नैतिक जिम्मेदारी जिनके कारण समाज संगठित है। हम कह रहे हैं हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, ये मूल्य है। हमें जैसे हमें सिखाया जाता है बीड़ी, शराब, गुटखा, तंबाकू, ये सब गलत चीजें हैं, ये नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और वहीं कहीं दूसरी जगह अनिवार्य है। वो नैतिक मूल्य आपके लिए जो है वह जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी ठीक है, ठीक है ना।
क्योंकि यहां पे आपकी परिस्थिति है जिसके कारण वो नैतिक मूल्य से बने, दूसरे की परिस्थिति विपरीत है, वहां पे नैतिक मूल्य अलग बनेंगे। वहां डाइनिंग टेबल पे पूरा कोल्ड एरिया जहां पर है, सब डाइनिंग टेबल पे जैसे माँ बाप बच्चे सब बैठे हैं, सब एक एक सबके सामने सॉफ्ट ड्रिंक रखी होती है पीने के लिए, पिएंगे इसके बाद भोजन करेंगे। और हमारे यहां पता चल जाए पी के आता है, पी के आया है तो सूत दिए जाओ, और ऐसे कि शायद दोबारा ना मिले फिर। समझ गए? तो हमारे यहां वो नैतिक मूल्य नहीं है, उनके यहां नैतिक मूल्य है। समझ रहे हैं ना? या बहुत सारे जनजातियां जैसे है, वहां शादी के रीति रिवाज अलग है, हमारे यहाँ शादी के रीति रिवाज अलग है। माँ बाप ढूंढते हैं लड़के के लिए, लड़का मिलता है, फिर जाके क्या करते हैं, शादी विवाह रीति रिवाज से कराते हैं। कहीं पे लड़का जाता है लेके भाग लेता है, वो उनका रीति है। अभी बस्तर का एक अभी सुनने में आया, वहां एक जनजाति है बस्तर में, मेला लगता है, अभी कुछ समय पहले की बात घटना है, मेला लगा था, वो अब बंद, मेला खत्म हो गया। उसमें क्या होता है, हर साल वहां नए युवक युवतियां आती हैं, नए जो युवक युवतियां आती हैं तो वह एक दूसरे को वहीं पसंद कर लेते हैं, जिसको जो पसंद आ गया अब लेके भाग जाना है, ये उनका ट्रेडिशन है, भाग लो। इसके बाद जब पता चले, बाद में उनका सामाजिक रूप से करा दिया जाता है। तो वो उनका क्या है, वो रिवाज है, वो नैतिक मूल्य है। और हमारे यहां कोई लेके भाग जाए, हो गया उसका कर्ता क्रिया कर। समझ रहे ना? तो सबके अलग अलग हैं। एक चोर जाति है, जैसे नट कहते हैं, नट जानते होंगे, कहीं कहीं कबूतरा नाम से भी फेमस है, एक जनजाति टाइप में है वो लोग, और स्थायी नहीं रहते, कहीं कहीं पे स्थायी भी हो गए हैं। तो वो ऐसी जाति है कि वहां नैतिक मूल्यों में यह सिखाया जाता है, बेटा जेब कैसे काटा जाए, चोरी कैसे की जाती है, और नहीं कर पा रहा है, तूने खानदान का नाक डुबे दिया है, नाक कटा दे। उनके यहाँ नैतिक मूल्य है भाई, कि कैसे तू चोर का, तेरा बाप नामी चोर था, तू इतने से में पकड़ा गया, कुछ कर। और हमारे यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो फिर कहते हैं इसको कुछ कर, लटका दे, इसको हो गया, नाक कटा दे, इसने पूरे में थू थू हो रहा है, चोर निकला है। समझ रहे ना? तो नैतिक मूल्य सबके एक जैसे नहीं हो सकते। तो पहली जिम्मेदारी होती है किसकी, पर्यावरण की, कि वह नैतिक मूल्य सिखाए। ठीक है ना? नैतिक मूल्य कहां से मिले हमें, पर्यावरण से मिले, ना कि कहीं और से। ठीक है ना? क्लास ले रहा, दूसरी जिम्मेदारी होती है, पर्यावरण आप पढ़ा रहे हैं ना, तो दूसरी जिम्मेदारी क्या बन जाती है, कि वह जानकारी इकट्ठी करे। ठीक है ना? जानकारी मिल पाए उसे कि पर्यावरण में कहां पे क्या कैसे होता है, ये जानकारियां देना अपेक्षा रखता है ये पर्यावरण अध्ययन। तीसरा होता है, जब जानकारी उसको मिलेंगी तो बालक के माइंड में क्या बनेंगी, अवधारणाएं बनेंगी, कॉन्सेप्ट क्रिएट होंगे कि इस चीज को ऐसे किया जाए, इस चीज को ऐसे किया जाए। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, छोटे से धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, तो पर्यावरण से वह जानकारी इकट्ठी किए कि नहीं किए, तब ना वो जान पाए कि यहाँ पे इस समय में धान उगाते हैं, इस समय में धान काटते हैं। ये जानकारी इकट्ठी हो गई, तब उसने देखा कि धीमे धीमे करके धान में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, धान में कम रुपए भी मिलता है। कॉन्सेप्ट क्रिएट हुए कि यहाँ की जलवायु ऐसी है, पानी खूब मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है। तो नया कुछ सीख तो सकता है, वो नई अवधारणा तो बना सकता है कि भाई धान के साथ में हम मछली पाल लें, पानी तो रहते ही है। या फिर वो कहे कि धान ना उगा के हम कोई ऐसी फसल करें जिसमें पानी ज्यादा लगता हो, क्योंकि पानी ज्यादा है यहाँ, और हम उसमें ज्यादा मुनाफा कमा लें। तो जो आधुनिक मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, लोग तुलसी की खेती कर रहे हैं, और उसका बीज, उसकी पत्ती, उसकी लकड़ी तीनों बेच दे रहे हैं, उसके जड़ों के रूट्स के, जो आपको गेहूं या फिर आपके धान से कई गुना ज्यादा फायदा दे रहा है। समझ रहे हैं ना?
हम ये ज्यादा से ज्यादा जो धान बेचते हैं 2200, 2500, 3, 35, 50 कर लो कि रेट में निकाल दी क्विंटल में, और वो इसका 4 गुना 5 गुना ऊपर भाव चल रहा है, उसका पता चला है उससे बहुत ऊपर है तुलसी की कीमत, एलोवेरा की खेती। अगर ये चीजें वो समझ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा ना। तो पहले नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अध्ययन जरूरी है, दूसरा जानकारी हेतु अध्ययन जरूरी है, तीसरा अवधारणाओं को बनाना जरूरी है ताकि नई कॉन्सेप्ट अवधारणाएं बने, और चौथी उसकी जिम्मेवारी है, अपेक्षा पर्यावरण पढ़ाने की अपेक्षा ये है कि वह क्या करे, कौशल और आदतों का विकास डेवलप करे। क्योंकि कौशल भी कहां से सीखेगा, पर्यावरण अध्ययन से ना। भाई आप बाहर रह रहे हो, आपको गांव का कोई, भली आप गांव से रिलेटेड हो, आपके माँ बाप ने भेज दिया आपको विदेश पढ़ने के लिए, तो वह अलग तरीका से कॉन्सेप्ट क्रिएट होंगे वहां पे, वहां के पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो बनाया गया सिलेबस वो पढ़ाया जाएगा। हमें यहाँ का जब आएंगे, अरे यार मुझे तो नहीं पता भाई ऐसे में क्या किया जा सकता है, उससे कहो चल भाई धान काटना है आज, वो कहते हैं ये क्या हुआ, धान रोपने जाना है, वो कहे पानी में घुसना है, कौशल सीख ही नहीं पाए, भूखा मर जाएगा। और जो विदेश में चीजें वो सीख के आया वो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होनी। बात समझ रहे हैं ना। जंगल में रहने वाला बस्तर आदिवासी का जनजाति का बच्चा होगा, वो क्या करेगा, जड़ी बूटियों के बारे में जानना प्रारंभ करेगा, माता पिता के साथ में रहेगा तो वो जान जाएगा कि ये जो हम लोग खाते हैं वो क्या नाम उसका, आप लोग शायद क्या, मशरूम होता है ना, मशरूम। अब 2 प्रकार के मशरूम होते हैं, एक होता है भयंकर तरीका से जहरीला, खा जाए तो आदमी घर तक ना पहुंचे, और एक होता है जिसको दुनिया खा भी रही है, महंगा भी बिक रहा है। तो वो कैसे जानेगा, मुझे छोड़ दो जंगल में, जहां लगा होगा मैं तो आकृति देखी है कोई भी तोड़ लूंगा, और जबकि दोनों एक जैसे होते। लेकिन वो बच्चा कहेगा ये खाओगे तो मर ही जाओगे, क्योंकि वो छोटे से उस जगह पे रहा है, पला है, बड़ा है, तो वो जान रहा है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। कौशल आए कि नहीं आए, लेकिन वो कौशल मेरे में नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड ही नहीं था, मैंने वहां का पर्यावरण ही नहीं जाना था, इसलिए भी पर्यावरण जरूरी है। बात समझ में आई। तो चौथी यूनिट होगी। 5वीं यूनिट क्या कहती है कि जो पर्यावरण है उसका अध्ययन शास्त्र क्या है, यही है ना 5वां। हाँ, तो कैसे पढ़ाएं, कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त करें, इसके अलावा जो चित्र होते हैं उनको कैसे पढ़ाएं, इसके अलावा आप पढ़ा रहे हैं जो पर्यावरण, उसमें प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, कक्षा कक्ष की गतिविधियां कैसे हो सकती हैं, ये सारा आपको 5वीं यूनिट में पढ़ना है, ठीक है ना। 6वां यूनिट क्या है, परिवार। अब बात आ जाएगी यहां कि परिवार कैसे बनता है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार के प्रकार कितने होते हैं, समझ गए ना। और परिवार के जैसे ही आप एकल परिवार और संयुक्त परिवार देखोगे तो कौन कौन से उसके उदाहरण मिलेंगे। इसके बाद आगे बात बढ़ेगी तो कहेंगे कि यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ परिवार है तो बुराइयां भी होंगी, बुराइयों में कौन कौन सी हैं, व्यसन कौन कौन से हैं, यहीं पे पढ़ेंगे सारे के सारे आप, जितने आप वो जुआ, शराब, नशाखोरी, ठीक है ना, इनके निवारण वगैरह, ये पूरे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका शरीर की देखभाल करके, 7वीं यूनिट है। तो शरीर की देखभाल में केवल ये नहीं है कि देख लो, तेल लगा लो, मैल निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ पे शरीर की आंतरिक संरचना जिसमें श्वसन तंत्र, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मतलब ये सारे तंत्र पढ़ना है, ठीक है, कैसे काम करते हैं, बच्चों को जानकारी होना चाहिए ना, भले डीप में ना हो लेकिन पता तो चले। पता चला कि हम कह रहे हैं श्वसन का मतलब है सांस अंदर लेना और छोड़ना, जबकि श्वसन का इससे कोई लेना देना नहीं है। श्वसन तो होती है कहां पर, आपकी सेल्स में, कोशिकाओं में। श्वसन का मतलब होता है जो ग्लूकोज या जो फूड आपके अंदर पहुंचा था उसको एनर्जी के फॉर्म में बदलना।
श्वसन वो है। और ये जो अंदर आप ले रहे हैं वायु बाहर निकाल रहे हैं, इसे तो ब्रीथिंग कहते हैं, है ना। ये ब्रीथिंग जिसे हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास, जिसमें निःश्वसन और निःश्वसन सम्मिलित होते हैं। तो सांस लेना और सांस छोड़ना ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास, जबकि श्वसन से इसका लेना देना नहीं था और हम केवल आज तक ही समझ रहे थे। तो ये चीजें हमें यहां कंफर्म करनी है, ठीक है ना। लास्ट यूनिट फिर से पर्यावरण पारिस्थितिकी कुछ करके है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वह तरीका ऐसे होगा कि पर्यावरण प्लस पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ कंप्लीट करेंगे। मतलब पहला यूनिट और लास्ट यूनिट एक साथ हो गया, ठीक है ना। तो यहीं पे आपके खाद्य जाल भी बन जाएगा और आपके पोषण स्तर भी हो जाएंगे, यहीं पिरामिड भी करा दूंगा, यहीं पे चक्र करा दूंगा। तो पहली और 8वीं यूनिट दोनों कंबाइन बन जाएगा, क्योंकि पर्यावरण और पर्यावरण के घटक घटक में बनना है पारिस्थितिकी, है ना। और पारिस्थितिकी को आगे आप ले जाओगे तो यही संपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, संपारिस्थितिकी उसके बारे में पढ़ना है, तो हम उसको यही एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरी यूनिट से फिर रेगुलर अलग अलग चल जाएगा, बन जाएगा ना। चलो बढ़िया है। तो आज है अपने पास टाइम, तो क्या बोलते हो, पढ़ लिया जाए, लिखोगे कुछ कुछ। चलो या पहले समझ लो, ठीक है ना। चलो अपना वो क्लियर हो गया ना, सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, क्लियर है ना। ओके, कुछ ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं। भाई दिनेश जी, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म पे आ गए। आज हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, आप खत्म होने की चर्चा कर रहे हैं, बताइए। देखो दो तीन चीजें होती हैं दिनेश जी, एक होता है पढ़ाना, एक होता है सिखाना और एक होता है निपटाना, ठीक। तो आप जिस गति से कहें निपटा बहुत जल्दी सकता हूं, मात्र 2 सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा, ठीक। पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और सिखाने में उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो लगभग लगभग मुझे 45 से 60 क्लास लगती है इसको ईवीएस को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। क्योंकि निपटाने में सहूलियत रहती है, पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, और सिखा रहे हो तो चीजों को बहुत ड्राइव करना पड़ता है ताकि आप उससे कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर सकें और आगे उसको काम में ला सकें। अब दूसरा होता है पढ़ाना, आपका कॉन्सेप्ट में होगा, दिमाग में होगा, लेकिन नई चीज नहीं उसमें एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है ना। और सीखने के बाद फिर आप कुछ जरूरी नहीं रहती है, फिर किताब मिल गई या कोई हिंट मिल गई, आप उससे पूरा कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रयास करूंगा सिखाने की, और फिर जैसा आप लोगों का माहौल दिखेगा कि आप लोग सीखने लायक हैं, आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से, तो सिखाएंगे। और अगर जल्दी मचाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे और बाद में हाँ, तो निपटाने में फायदा नहीं रहता है, और दूसरे आपको भी फायदा नहीं मिलेगा, तो मतलब ही क्या फिर उससे, है ना। आपको टीचर बनना है ना, सबका बीएड डीएड तो है, डीएड क्लियर है सबका, बढ़िया। फिर टेट वगैरह क्लियर है सबका। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं सर जल्दी करा देते, टेट का पेपर देना, सी टेट का 8 दिन तो बचे हैं, है ना। फिर तो वो एक ही बचता है भाई, निपटाओ। तो बहुत सारे वीडियो प्रोवाइडेड करा देंगे आपको, तो ऐसी कोई नहीं है ना। हाँ, तो मस्ती से पढ़ते जाना है, जब देखा जाएगा एकदम से पेपर आने लगा या वो नोटिफिकेशन आ जाए तब रफ्तार बढ़ाएंगे, अदरवाइज धीरे धीरे अपन चलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो देखो अभी लिखो या ना लिखो, लेकिन सुनो आराम से, ठीक। ये जो पर्यावरण शब्द है, ये हम जानते हैं बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, और बीएड डीएड में भी कई बार लिखे होंगे पर्यावरण। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर का घेरा।
80 क्लास में एक बैच पढ़ा, हाँ वो भी ठीक है। अनिश हमारे ईवीएस नहीं हुआ, 80 क्लास रिकॉर्ड दिए हैं। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि उसको 3-4 महीना खींचा जाए, 2 महीने से ऊपर नहीं है उसका सिलेबस। आप जितना आपका सिलेबस है वो भी मैं इसमें कवर करा दूंगा, साथ में आपको जो एसेंशियल या उसके दाएं बाएं से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं इसमें कवर करा लूंगा, ठीक है ना, उसकी टेंशन नहीं है। आप 80-90 क्लास में फिर तो देखो पूरा भूगोल भी उसी में आता है, पूरा इतिहास भी उसी में आता है, समझ रहे हैं ना, उसी में अर्थशास्त्र भी आता है। तो फिर भूगोल को उठा के मैं लग जाऊंगा तो 1.5 साल तो उसी में लगेगा, मतलब नहीं है। तो जितना हमें पूछा जा रहा है 17 नंबर का लगभग इसमें अब बनेगा आपका, 17 या 13 नंबर, 13 नंबर, हाँ। तो इतने के लिए आप 3 महीना खर्च करो, समझ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और भी विषय हैं, वो जीएस में आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, भूगोल भी पढ़ने वाले हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ने वाले हो, तो हम अपना इसमें टाइम क्यों करेंगे, हम अपने मूल सिद्धांत पे चलेंगे ना। जो दाएं बाएं से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसमें सौर परिवार सौर मंडल नहीं दिया है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम आपको बताएंगे। पृथ्वी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आंतरिक संरचना के संबंध में है, ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, भूकंप से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो सारी चीजें भी देंगे, फिर भी हम तुम्हें 2 महीने में कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीना उसमें लगे रहो, और खींचने के लिए बात अलग है, खींचते रहो, वैसा नहीं है अपने पास सिलेबस में, ठीक है ना। चलो, और कुछ है कोई? ठीक है, चलिएगा। ये है पर्यावरण परिप्लस आवरण, जो कि हम बात कर रहे थे कि हमारे चारों ओर का घेरा। तो हमारे चारों ओर का अगर घेरा हम देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है, हमारे चारों ओर के घेरे में 2 प्रकार के तत्व मिलते हैं सामान्यतः, एक आपके जैविक मिलते हैं और एक अजैविक मिलते हैं, ठीक है ना। अगर इसको भी छोड़ दो, अभी इसको बाद में हम ले जाते हैं, इसमें हमें 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो मानव निर्मित होता है और एक होता है प्राकृतिक प्रकृति निर्मित, है ना। 2 प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं पर्यावरण में, क्या क्या, एक मानव निर्मित और एक प्रकृति निर्मित। तो यहां सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, टू द पॉइंट हम बात करें कि प्रकृति से निर्मित आपको क्या क्या या हमारे पर्यावरण में दिखाई देता है। तो प्रकृति से निर्मित क्या क्या मिल जाएगा आपको, नदी मिल जाएगा, पहाड़ मिल जाएगा, ठीक है ना, वनस्पति मिल जाएगी, ये सब किसके हैं, प्राकृतिक ना। सागर है, महासागर है, झीलें हैं, ये सारे आपके प्राकृतिक है। लेकिन मानव निर्मित पर्यावरण में आप देखेंगे तो मानव निर्मित क्या है, आपके उद्योग हैं, कृषि है, व्यवसाय है, ठीक है ना, रोड है, ये सब किसके हैं, मानव द्वारा। अब तालाब में भी 2 है, तालाब कुछ तो कृत्रिम है, मानव निर्मित होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो जो गांव से बाहर हैं, जंगल वाले हैं, तो वो तो क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन जिन्हें हमने खुद बनाया अपने काम के लिए, वो आपके मानव निर्मित में भी रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां मानव निर्मित और एक प्रकृति निर्मित, दो क्लियर हो गए ना। अब इन मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित में भी अगर आप देखेंगे, मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो 2 प्रकार के पर्यावरण हमें मिलते हैं, एक भौतिक पर्यावरण और एक जैविक पर्यावरण, अभौतिक कह सकते हैं, जैविक पर्यावरण, क्लियर है ना। यहां हम आगे चलते हैं तो जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण 2 प्रकार का आपको यहां दिखाई देगा। एक हमने कहा भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, इसे दूसरा नाम क्या कह सकते हैं,
अजैविक कह सकते हैं ना, तो इसका नाम दे दिए हम अजैविक। और दूसरा हमारे पास जो पर्यावरण है वह क्या है, भौतिक है। और ये क्या हो गया, जैविक। जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण में क्या आ जाएगा, जैविक घटक आएंगे ना, जैविक घटक आएंगे, इसमें अजैविक घटक आएंगे। तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहां पे तीसरी चीज आपको दिखाई देगी, क्या, तीसरी चीज यहां दिखाई देगी आपको, ऊर्जा मंडल या ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक समझ रहे हैं ना, जिसमें प्रकाश और ताप होगा। भाई देखो, यहां पे भौतिक पर्यावरण में अगर हम देख रहे हैं तो यहां आपको क्या क्या मिल रहा है भौतिक में, भाई इसमें भौतिक पर्यावरण में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। देखो, पहले पादप मिलेंगे, नहीं सॉरी, भौतिक लिखे हैं ना, तो भौतिक में आपको मिलेगा वायुमंडल। और वायुमंडल में पाए जाने वाले घटक पूरे के पूरे क्या क्या मिलेगा, उसमें गैसें मिलेंगी, जलवाष्प वगैरह मिलेगा, वो सब बात करेंगे। दूसरा यहां पे वायुमंडल के बाद फिर क्या मिलेगा आपको, जलमंडल। तो जलमंडल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जल कितने प्रतिशत जल है, कैसा है, क्या काम है, क्या क्या यहां पर हो सकता है, ठीक है ना, जलमंडल पढ़ेंगे। फिर आपका मिलेगा एक कौन सा, स्थल मंडल। मिला कि नहीं। अब वायुमंडल में हम क्या पढ़ेंगे, इसका वायुमंडल का संगठन और संरचना। जब संगठन संरचना पढ़ेंगे तो आप इसमें आर्द्रता वगैरह, वायुमंडल में जो पाई जाती है गैसें वगैरह, आर्द्रता वगैरह हो जाएगा ना। जल मंडल में आप जाएंगे तो यहां क्या पढ़ेंगे आप, जल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जल मतलब समझ रहे हैं ना, कितना परसेंट भाग है, 1, ठीक है ना। तो इतना भाग नहीं है, पृथ्वी के इतने भाग को वो ढके हुए है, समझ गए ना। दो चीजें होती हैं, मैंने कहा ये मान लेते हैं कोई अंगूठी है, मैंने कहा 100% अंगूठी है सोने की, और लेकिन इसमें किसी ने कहा नहीं 100 नहीं, इसमें तो ये 22 कैरेट का है, 24 कैरेट नहीं है, कैरेट में गिनते हैं ना। मैंने कहा इसमें 80-20 है, तो 80% सोना, 20% कुछ अदर। और मैं इसका उल्टा कर दूं कि 80% अदर प्लस केवल 20% ही क्या है, सोना है। तो दोनों में ऊपर से देखने में तो कहे अरे 100% अंगूठी सोने की, तब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पानी केवल 71% भाग पर क्या है, ढके हुए है, पृथ्वी का भाग बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। 71% भाग को ढकती है, ढकता है, ना कि बनाता है, ठीक है ना। अब हमने कहा हमारा शरीर 100% कपड़ों से ढका है, तो ये ढका हुआ है ना, ऊपर से पूरा नीचे तक ओढ़ लू तो 100% ढक सकता है, लेकिन बना किससे, भाई हड्डी मांस का पुतला है, बात समझ गए ना। तो बनने में 5 तत्व अलग हैं वो, लेकिन ढकने में अलग है। तो पृथ्वी का भाग इतना बना नहीं है, ये इससे ढका हुआ है, आवरण है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे, स्थल मंडल में जाएंगे तो स्थल मंडल में आप क्या पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल कैसे बनती है, कहां पर कौन सी सॉइल पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, इस बारे में बात करेंगे ना। और कौन सी मृदा में कौन सी फसलें होती हैं, कौन से तत्व की कमी होती है, कौन से तत्व बहुत अच्छे होते हैं और कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है ना। ये बात करेंगे हम मृदा में।
क्योंकि स्थल मंडल पढ़ेंगे इसको। इसके बाद जैविक घटक में जब आप जाते हैं तो जैविक घटक में आपको मिलता है सबसे पहले पादप, पेड़ पौधे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेड़ पौधों के बाद फिर आपको क्या मिलेंगे, जीव मिलेंगे, जीव जंतु कहें, ठीक है ना। और तीसरा इसमें मिलेगा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव समझ रहे हैं ना, जो अपघटन के काम आएंगे, बाद में मर जाएंगे, हम आप पेड़ पौधे तो इन पे लग जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि हम लोगों को तो फूंक देते हैं इनके जरूरी नहीं पड़ती है। हालांकि उसके बाद भी मिलना तो वहीं पे है, या तो अपघटक मिला देंगे या फिर राख के रूप में मिलेंगे, मिलेंगे तो वहीं, ठीक है ना। इसके बाद ऊर्जा घटक में आप देखेंगे तो ऊर्जा घटक में आप दो चीजें पढ़ेंगे, एक प्रकाश पढ़ेंगे और एक आप ताप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश की बात करेंगे, किस फॉर्म में आता है, कैसे पृथ्वी पर यह आकर के ताप को बढ़ाता है, उसकी इंटेंसिटी क्या रहती है, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें हमें पर्यावरण के प्रथम और द्वितीय 8वीं यूनिट को कंबाइन करके हम इसमें लेंगे, ठीक है ना। तब जब हम यहाँ पे पादप और जंतु और सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे तब इनके आपस में संबंध को भी पढ़ेंगे। जब संबंध को पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि ये क्या बात करेगा, पारिस्थितिकी की ना। अंतर संबंध क्या हो गया, जैविक अजैविक का अंतर संबंध, पादपों का जीव जंतुओं के साथ और प्रकृति के साथ आपस में जो संबंध बनते हैं वही तो पारिस्थितिकी है। अब पारिस्थितिकी कैसे बनेगी, उसमें फिर आप उत्पादक उपभोक्ता के रूप में रखेंगे, उत्पादक उपभोक्ता को रखेंगे तो बात बनेगी क्या, पोषण स्तर की भी बन जाएगी। भाई पहले उत्पादक बने, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। इनको अगर देखेंगे ऊर्जा स्तर पर तो हम क्या देखेंगे, प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर। भाई यहां ऊर्जा का क्या हो रहा है, संवहन एक जगह से दूसरी जगह की जा रही है, स्थानांतरण हो रहा है। तो वहां पे जब हम ऊर्जा घटक देखेंगे तो वो सॉरी ऊर्जा का स्तर के रूप में देखेंगे तो पोषण स्तर बन गए। अब पोषण स्तर बनते ही बात पहुंच जाएगी कि भाई इसका पिरामिड कैसा बनेगा, बात समझे। पिरामिड में इसका सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, कई बार पूछा गया। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा बनता है, वन का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा बनेगा। अब वो पारिस्थितिकी तंत्र भी किस आधार पर, एक तो होता है संख्या के आधार पर, जीवों की संख्या के आधार पर बनता है वो पिरामिड, और एक बनता है वायुमास के आधार पर, जैववार जिसे कहते हैं, और एक बनता है ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर। एक क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन से पिरामिड में केवल सीधे पिरामिड बनते हैं, कौन सा बनेगा, ऊर्जा पिरामिड, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर जाते हैं तो सदैव ऊर्जा कम होती जाती है, और एक पोषण से स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो कितने प्रतिशत एनर्जी लॉस होती है, 90, और केवल कितना ट्रांसफर होना है, 10% ट्रांसफर होना है, ठीक है ना। तो केवल एक ही वो पिरामिड बनता है जिसमें केवल और केवल सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। जबकि वन का ले लो या मैं कहूं जनसंख्या के आधार पर देख लो तो जनसंख्या के आधार पर दोनों मिल जाते हैं, सीधा भी मिलता है और उल्टा भी मिलता है। वायुमास पर देखोगे तो उसमें भी आपका उल्टा भी मिलता है और सीधा भी मिलता है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऊर्जा में लेकिन ऐसा नहीं है, क्लियर है ना। चलो इसके बाद यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर पारिस्थितिकी में कितने प्रकार की है वो, इसके बाद ऊर्जा का जो पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें आ जाता है पदार्थों का चक्रण, ठीक है ना। कैसे पदार्थ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र,
नाइट्रोजन का चक्र, फास्फोरस का चक्र, जल का चक्र, और एक कैल्शियम का चक्र, सल्फर का चक्र, कम से कम 8 चक्र तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये पदार्थों का चक्रण भी इसी यूनिट में 1+8 के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आई? चलो और आगे इसमें चलते हैं, लेकिन लिखाने का टाइम नहीं है आज। चलो ठीक है, समझते तो चलते ही, ठीक है ना। यहां पे अगर हम प्रकाश की बात करें, फिर ये तो यहां तक क्लियर। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश सूर्य से हम जो पृथ्वी की ओर आता है, कौन सी तरंगों के रूप में आता है, ऐसे क्वेश्चन बना। तो कौन सी तरंगे हैं? एक ऑप्शन आपके सामने है, एक दीर्घ तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, या फिर दीर्घ हो गया, लघु हो गया, और फिर आता है मध्यम तरंगों के रूप में, या कहेगा उपरोक्त में सभी प्रकार। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की ओर या अंतरिक्ष में किस फॉर्म में आता है? शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, above all? okay, all, long, दीर्घ में है, ठीक है। दीर्घ क्या बोलते हो? नजर के सामने, हाँ ऐसी स्थिति, तब तो गड़बड़ है भाई। तुक्का भी लगाओगे तो कैसे लगाओगे, कौन से आधार पर लगाओगे तुक्का? देखो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी छोटी वेव इमिट करता है, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। अब पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा अगर देखी जाए तो इतनी सी है, ऐसी पृथ्वी जितनी आकार सूर्य में कम से कम मान के चलो कि 15 करोड़ 13 करोड़ पृथ्वी जाके सूर्य में समा जाएंगी, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के लिए कितनी सी? इतनी सी, और सूर्य बहुत बड़ा है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी छोटी तरंग निकालेगा, राइट। तो सूर्य पृथ्वी की ओर जो तरंगों को विकिरण के माध्यम से भेजता है, वह कैसे होती है? शॉर्ट वेव के रूप में होती है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखिएगा हमारा शरीर, हमारा वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु शॉर्ट वेव को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इतना छोटा होता है, समझ रहे ना। हमारी बॉडी भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करती है उसको। हम सुबह से आप अच्छी गर्मियों में धूप में चले जाओ, मुंह पे ऊपर से कुछ जलन जलन से तो हो जाएगी, स्कॉच जो आ जाते हैं ना, होगा, लेकिन अंदर से आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। थोड़ी हवा चलेगी ना, आपका पसीना सूख जाएगा, ठीक है ना। आप हीट नहीं करेंगे। हीट कब होगा? आपका बॉडी, हमारा बॉडी या अन्य जीव जंतु या एनवायरमेंट हीट कब होता है? सवेरे से सूर्य निकला था और पृथ्वी क्या कर रही थी? एब्जॉर्ब कर रही थी, कर रही थी, कर रही थी। केवल अर्थ एब्जॉर्ब कर पाती है इस एनर्जी को पूर्णतः, ठीक है ना। ये कर रही है एनर्जी एब्जॉर्ब, पूरा ताप। और जैसे ही सूर्य ढला, मतलब जैसे हम आगे के सामने बैठे हैं तो गर्मी ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, आगे बुझ गई है, हम अलग हो गए तो हमारा शरीर ज्यादा गर्म है, एनवायरमेंट कम है, तो यहां से ऊर्जा स्थानांतरित होने लगेगी ना। तो ऐसे ही सूर्य जब यहां सामने था तो ये गर्म हो रहा था, लेकिन जैसे ऐसे हो गया, अब ये गर्म होना बंद, अब क्या करेगा? एनर्जी को इमिट करेगा। अब जब इमिट करता है तो पृथ्वी अपने अंदर से पार्थिव विकिरण के माध्यम से, या हम कहें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से लॉन्ग वेव निकालती है एनवायरमेंट में। और ये लॉन्ग वेव जो होती है वो हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है। तो हमारी बॉडी, अगर हमें गर्मी लगेगी तो दिन में शाम के वक्त 3, 4, 5, 6, 7, जब शुरुआत में 1 बजे तक तो सूर्य बिल्कुल सामने है, जैसे जैसे हम ढलेंगे ऐसे घूमेंगे, अब यहां से एनर्जी पूरी जो दीवालों ने, पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर रखी थी, अब घर में
बैठना मुश्किल, यार भागो बहुत पसीना है, सूखता नहीं है अंदर से हीट। अब रात में लगता है यार मर ही जाएंगे क्या आज, इतनी हीट होती है उसमें। वो एनर्जी कैसे होती है, लॉन्ग वेव में होती है, और वो लॉन्ग वेव हमारा बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। शॉर्ट वेव मैंने छोटी छोटी सुइयां ली और आपके पास में गुजारी, फेंकी, पकड़ो, नहीं पकड़ पाओगे। जो दो चार आपके हाथ हाथ में चुभ जाएंगी या बॉडी में डायरेक्ट हीट करेंगी, वही आपके पास रहेंगी, बाकी तो निकल जाएंगी, पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही शरीर होता है हमारा और जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, कि वो शॉर्ट वेव की एनर्जी जो होती है, प्रकाश होता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन लॉन्ग वेव से निकलने वाले, जो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण से जो वेव निकलती, वो होती है लॉन्ग वेव में, दीर्घ तरंग के रूप में। और दीर्घ तरंग के रूप में हमारी बॉडी, पेड़ पौधे या जीव जंतु इसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है पता है, हमारा जो क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार व्यापम में भी, एसएससी या अन्य जगह पर रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन क्या हुआ है कि हमारे वायुमंडल को गर्म करने में सर्वाधिक सहयोग होता है। नंबर 1 सूर्य से आने वाली तरंगे, नंबर 2 पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगे, नंबर 3 जीव जंतुओं की कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी का पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो लॉन्ग वेव में निकल रहा है, ये हमारे वायुमंडल को सबसे ज्यादा गर्म करता है, हीट करता है। ठीक है ना, इसका भाग होता है कितना, 34%। और ऊपर से जो शॉर्ट वेव में आ रही थी ना, उसका मात्र कितना, 14%। तो वायुमंडल को गर्म करने में टोटल एनर्जी जो यूज हुई वो कितने इकाई, 48। भाई 34 इधर से और 14 ऊपर से शॉर्ट वेव के रूप में, क्योंकि उतना नहीं कर सकते। फिर भी जो मैंने कहा, मैंने सुई फेंकी और आपके शरीर में लगी, वो तो एब्जॉर्ब हो ही जाएगी ना। तो कुछ केवल कितनी, 14, ठीक है ना, कितना कहां से, शॉर्ट वेव के रूप में, और 34 किससे, लॉन्ग वेव के फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट को गर्म करने में सहायक होती है। तो टोटल पूछी जाएगी तो 48। और अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है तो क्या लिखेंगे, पार्थिव विकिरण। ठीक है ना, समझ में आया। आशा करता हूं कि सिलेबस कंप्लीट, मतलब सिलेबस कंप्लीटली जो समझाया वो क्लियर हुआ होगा आपका। और कुछ ये चीजें अभी प्रारंभ की हैं, तो ये भी एक बेस बना होगा, आउटलाइन आपकी बनी होगी। ठीक है ना, कल इस बेस लाइन को पकड़ करके एक एक शब्द को, एक एक टॉपिक को हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो फिर देखते हैं कितने दिनों में होता है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं, राधे राधे।